उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना का लैंडफॉल लगातार जारी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि तटीय इलाकों में तेज आंधी के और जो है लगातार बारिश भी हो रही है। तूफान के कारण उड़ीसा के धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और जहां पर दाना तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं लगातार तेज चल रही थी। तभी आपको बताते चले कि तूफान उत्तर उड़ीसा तट को पार कर गया है। तो वहीं आज दोपहर तक तूफान के उत्तर उड़ीसा में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि धीरे धीरे तूफान के कमजोर होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं इसी मामले पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि साइक्लोन दाना पर चक्रवात जो है लगातार 24 से 25 अक्टूबर की रात को भितरकनिका और धामरा तटों के बीच लैंडफॉल उसका किया गया और जिसपे कि लगातार प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। साइक्लोन दाना 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को भितरकनिका और धामरा के बीच में लैंडफॉल हुआ। ये प्रोसेस 25 तारीख की सुबह 7 बजे तक चला। उसके प्रभाव से केंद्रापड़ा के राजकनिका और राजनगर ब्लॉक तथा भद्रक के धामरा और चांदवाली में तेज हुआ। 80 से 100 किलोमीटर तक चला तथा करीब 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई। प्रशासनिक तत्परता और तटीय प्रबंधन के चलने से कहीं भी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। सरकार की जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया और 1600 शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल पर आ गया है और 9 बजे में भुवनेश्वर में पहली फ्लाइट लैंड भी करेगी। 1 बजे तक सब सड़कों में ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा और शाम 6 बजे तक बिजली की सेवाएं फिर से स्वाभाविक हो जाएंगे और हमारा जो सारी डिपार्टमेंट का टीम नीचे तक ग्राउंड लेवल पर वो अभी जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी शुरू कर दें। निश्चित रूप से आज शाम तक सारी व्यवस्था बिजली के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा और लोग सब स्वाभाविक पर उनका चल प्रचल रहेगा। तो आपको बताते चले कि लगातार तूफान को लेकर जिस तरीके की प्रशासन की ओर से मीटिंग्स की गई थी और तत्परता जो है देखी गई है, उसी का नतीजा है कि अभी तक दायरा जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर लोगों के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उड़ीसा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी ओर से पहले ही इस हाई लेवल मीटिंग को कर लिया गया था, जिसमें कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो पूरे तरीके से सुरक्षा में तैनात स्टाफ है, उनको कई तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो पहले से ही दे दिए गए थे और जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनको पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया था। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही तूफान की जो एक खबरें थी वो पहले से ही आने लगी थी, तो इस पर मौसम विज्ञान के ओर से जिस तरीके से अलर्ट किया गया था, उसके बाद से ही पूरे तरीके से राज्य की जो सरकारें हैं वो सक्रियता के साथ हाई लेवल की मीटिंग्स कर रही थी और जिसमें कि आपको बताते चले कि इलाकों में बिजली को भी पूरे तरीके से सीमित कर दिया गया था और साथ ही साथ जो लोग इस दाना तूफान से प्रभावित हुए हैं, उनके रखरखाव से लेकर खाने पीने तक की सभी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की ओर से पहले से ही पुख्ता कर दी गई थी। वहीं आपको बताते चले कि यदि आज
की बात की जाए तो आज जो है वो कल के मुकाबले जो तूफान है उसकी रफ्तार काफी हद तक कम हो गई है और आगे भी जिस तरीके से मौसम विज्ञान की ओर से लगातार जानकारी दी जा रही है तो उसमें साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते बढ़ते जो उसकी रफ्तार है उसके और भी कम होने के आसार हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है और जिसको लेकर पूरे तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी पूरे तरीके से पुख्ता जो कई दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं और साथ ही साथ तटीय इलाकों से दूर रहने के जो निर्देश हैं वो पहले ही दे दिए गए थे और जिसको पूरी तत्परता के साथ उनका पालन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जैसे जैसे दारा रफ्तार जो है वो उसकी घट रही है तो इसको लेकर जो अब जिस तरीके से सुबह के समय पेड़ गिरे थे और तेज हवाएं चल रही थी उस पे भी काफी जो है असर देखने को मिल रहा है। अब रफ्तार भी जो है हवाओं की कम हो गई है और साथ ही साथ जैसे जैसे दाना का जो तूफान है वो आगे बढ़ेगा उसकी और भी रफ्तार कम होने के आसार जताए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार तूफान के आने के कारण नदी नालों से लेकर पूरे तरीके से जो तटीय इलाके हैं वो उफान पर हैं और जहां पर पूरे तरीके से प्रशासन की ओर से भी हर कार्य को पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आज सुबह में कई जगहों पर पेड़ गिरने की जो घटनाएं हैं वो सामने आई और जिसके बाद प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर था और जिसमें कि जैसे ही पेड़ जो है गिरे और जिसके बाद जैसे ही हवाएं जो है उनका रुख थोड़ा कमजोर पड़ा है उसके बाद पूरे तरीके से प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से काम किया गया और सड़कों को साफ करने का कार्य भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अचानक हो रही मौतों के कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल आपको बताते चले कि सोशल मीडिया में इससे कई जुड़े वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं और अब मध्य प्रदेश के रीवा का यह चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक शख्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था कि इसके बीच अचानक से वह नीचे गिरा और उसकी जान चली गई। आपको बताते चले कि मृतक प्रकाश के परिजनों को जब इस घटना की जानकारी दी गई तो वे बेहद ही परेशान हो गए और मौत की खबर सुनते ही सभी पूरे तरीके से सन्न रह गए। आपको बताते चले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ठीक ठाक घर से निकले शख्स की आखिर अचानक मौत कैसे हो सकती है और इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और जिसने भी इस बात को सुना और साथ ही साथ इस वीडियो को देखा वह पूरे तरीके से हैरान हो गया। एनसीपी और एससीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने चुनाव के लिए जो टिकट है उन्हें बनवाने की अफवाहों पर पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता सुरेश की प्रतिक्रिया सामने आई है जिस पर उन्होंने कहा कि मैं फरवरी 2017 के बाद कभी भी पवार साहब से नहीं मिला और यहां तक कि मैंने कभी मुलाकात भी नहीं की। ये जो है छोटे बच्चों की तरह हो गया है, ये बाल बच्चे जैसे बोलते हैं वैसी ये बात है क्योंकि फरवरी 2017 के बाद आज तक मैंने ना कभी पवार साहब की मुलाकात की है और ना कभी ट्राई भी किया है और ये जानबूझ के कुछ साजिश करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है आपके विरोधकों की तरफ से कि आपने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात की चर्चा बहुत जोरों से आपके विरोधी भी कर रहे हैं और कई और लोग भी इस बारे में दबी आवाज में बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे अभी समझा है इसलिए मैं आपके यहाँ पे आके स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ फेक अकाउंट से ये जो न्यूज है वो चलाई गई है और बड़े पैमाने पे फैला रहे हैं कि मैं इलेक्शन से बाहर हो रहा हूँ। लेकिन मैंने मेरे पार्टी के जहां पे मांगना चाहिए मैंने पार्टी को टिकट मांगा है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो मुझे मान्य रहेगा। ये जो है छोटे बच्चों की तरह हो गया है, ये बाल बच्चे जैसे बोलते हैं वैसी ये बात है क्योंकि फरवरी 2017 के बाद आज तक मैंने ना कभी पवार साहब की मुलाकात की है और ना कभी ट्राई भी किया है और ये जानबूझ के कुछ
साजिश करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है आपके विरोधकों की तरफ से कि आपने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात की चर्चा बहुत जोरों से आपके विरोधी भी कर रहे हैं और कई और लोग भी इस बारे में दबिया में बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे अभी समझा है, इसलिए मैं आपके यहाँ पे आके स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ फेक अकाउंट से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल परिसर में संजीवनी नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और जहां पर उन्होंने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि इस संस्था की शुरुआत हुई तो मैं साक्षी बना, और जिसमें उन्होंने आगे यह भी कहा कि दूसरी बार जब इतना महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है जिसमें कि बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की बेटियों ने आज शपथ ली है और उन्हें प्रवेश मिला, यह गौरवान्वित करने वाला क्षण है और जिस पर कि उन्होंने संस्था की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, यह शब्द कहे। सौभाग्य है कि इस पवित्र संस्थान की शुरुआत जिस दिन हुई उस दिन भी हम साक्षी थे यहाँ पर, और आज दूसरी बार एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कि बीएससी नर्सिंग की प्रथम वर्ष की हमारी बेटियां आज यहाँ पर शपथ ली हैं, उनको प्रवेश मिला है, तो ये भी एक बड़ा गौरवशाली क्षण है। और इस संस्थान की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज 33,000 बच्चे इतने कम समय में निःशुल्क अपने हार्ट का ऑपरेशन करके वापस गए हैं। उनका वापस जाना और 3 लाख से ज्यादा बच्चों का यहाँ के ओपीडी में उनको लाभ मिलना, और वो भी निःशुल्क, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ जो भी आते हैं इलाज के नाम से, वो पैसे लेके नहीं आते हैं, पर्स लेके नहीं आते हैं। इससे और बड़ा काम क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इतनी सरकारें आई और गईं, लेकिन क्या पहले किसी सरकार को किसानों की चिंता थी। पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान और सीमा पर किसान, खेत में किसान जो है वो दोनों हमारे लिए एक बराबर है और बाईं आंख और दाईं आंख में तुलना भी नहीं की जा सकती। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप बताओ, हमारे बेले इतनी सरकारें आई गई, कभी किसान की किसी ने चिंता की क्या? किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या है। जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो एक बार फिर। किसान सम्मान निधि, हमारे भाई बहन, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है। ये आंखों में कोई अंतर कर सकता है क्या? ये ज्यादा अच्छी है या ये ज्यादा अच्छी है? अरे देश चलता है किसानों की मेहनत से और देश की रक्षा होती है सीमा पे जवानों से। जोरदार अभिनंदन करो किसान और जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय किया किसान सम्मान निधि हमको देना है, किसान का जीवन अच्छा बने। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारे जीवन में 2 पैसे आए। पहले की सरकार कांग्रेस की किसानों की जमीन नीलाम करती थी, जबरदस्ती करके उनके साथ कष्ट देती थी, कभी बूटी कोड़ी नहीं देती थी। ये 50 साल बिगाड़ दिए उनने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से केवल 20 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बदलाव आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्य शिवराज सिंह जी के लिए, उमा भारती जी के लिए, बाबूलाल गौर जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, सारे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और वर्तमान में आपके आशीर्वाद से सरकार चल रही है जो एक एक करके हमारे विकास के मामले में लगातार सबको साथ लेके चल रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मोतीनगर में कहा कि बीजेपी ने मुझे जेल भेजने के बाद दिल्ली की सड़कों की रिपेयर का काम रुकवा दिया, सीवर की सफाई नहीं होने दी। आप फिक्र मत करना, अब मैं आ गया हूं, सड़कों की तेजी से मरम्मत शुरू हो गई है। कुछ लोगों के पानी के बढ़े हुए बिल भी आ रहे थे, आप चिंता मत करना, मुझे वोट देकर मुख्यमंत्री बना देना, आप सभी के पानी के बिल भी माफ कर दूंगा। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन पानी के बिल बहुत ज्यादा आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? मैं जेल चला गया, पीछे से इन्होंने इतना परेशान किया आप लोगों को, मेरे को पता चला। पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने गंद मचा दिया मेरे पीछे से। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सड़कों की रिपेयर नहीं होने दी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी के बिल अनाप शनाप आ गए। पर अब चिंता मत करना, आपका केजरीवाल आ गया, बाहर आ गया, अब सारी ठीक कर दूंगा मैं। पूरी दिल्ली में सड़कों की रिपेयर चालू करा दी, युद्ध स्तर के ऊपर हो रही है। आपके इलाके में भी अगर टूटी पड़ी है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। पूरी दिल्ली में सड़कों की रिपेयर शुरू हो गई, सीवर की सफाई का काम शुरू करा दिया। और ये जो पानी के बिल ज्यादा आए हुए हैं, भरने की जरूरत नहीं है, माफ करा दूंगा सारे के सारे। जिसके ज्यादा बिल आए हुए हैं कोई भरने की जरूरत नहीं है, वोट दे देना, दोबारा सीएम बना देना, सारे बिल माफ करा दूंगा पानी के। एक बात सोचने की है, इन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा? इनको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि कोई केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, केजरीवाल चोरी कर ही नहीं सकता। तो क्यों भेजा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा क्योंकि ये दिल्ली के काम रोकना चाहते थे। आपके बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनाए नहीं बनाए? इनसे नहीं बन रहे अच्छे स्कूल। इनकी 22 राज्यों में सरकार है, वहां इनके अच्छे स्कूल नहीं बन रहे। मैंने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए नहीं बनाए? दवाइयां इलाज फ्री है नहीं है? 22 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां पे इनसे दवाइयां फ्री नहीं हो रही, इनसे अस्पताल नहीं बन रहे। अगर गलती से इनकी सरकार इनको वोट दे दिया आप लोगों ने, ये आपकी फ्री बिजली भी बंद कर देंगे, पानी के बिल भी भरने पड़ेंगे, स्कूल भी कबाड़ा कर देंगे। ये याद करो पहले कैसे स्कूल होते थे दिल्ली के अंदर, सारे स्कूल कबाड़ा कर देंगे, अस्पताल कबाड़ा कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे ये लोग। इन्होंने मेरे को जेल में इसीलिए डाला था ताकि दिल्ली के काम बंद कर दें, लेकिन शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई है इन लोगों को कि क्यों पकड़ा था, पूरी गिरफ्तारी इलीगल थी। लेकिन दोस्तों, जब इनकी अब भी नहीं चली तो अब इन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि किसी भी तरह से दिल्ली के चुनाव में सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी, ताकि दिल्ली के काम रोके जाएं। राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो रही हैं। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है और इसी कड़ी में गुरुवार की शाम को दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री आतिशी की पदयात्रा की गई, और जिसमें कि पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी ने बताया कि मुख्यमंत्री की पदयात्रा क्षेत्र में हुई है और इसका लोगों को खूब समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी किया। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री आतिशी ने इस दौरान कहा कि 10 सालों की दिल्ली की सरकार के कार्यों की उन्होंने चर्चा की और कहा कि पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, लेकिन अब वह बाहर आ गए हैं। कि हमारी बहनें 4:30 बजे से यहाँ से इंतजार कर रही हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे मुझसे मिलने आए। आप सबको पता है कि किस तरह से पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे किए, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाला। सबसे पहले दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला। क्यों जेल में डाला? क्योंकि उन्होंने सोचा
कि अगर सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल देंगे तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। जब काम नहीं रुका तो उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला। उन्होंने सोचा कि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल ठप हो जाएंगे, फिर भी काम नहीं रुका तो उन्होंने आखिरकार एक झूठे मुकदमे में, एक फर्जी मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। क्यों डाला जेल में? क्योंकि वो दिल्ली वालों के काम रोकना चाहते थे। क्यों डाला जेल में? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर केजरीवाल बाहर रहेगा तो दिल्ली के लोगों के लिए काम करता रहेगा, स्कूल और अच्छे करेगा, अस्पताल अच्छे करेगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाएगा, सड़कें ठीक करेगा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगा। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन ये आप लोगों के प्यार की ताकत है, ये आप लोगों के आशीर्वाद की ताकत है कि इतने बड़े बड़े, इतने ताकतवर लोगों के सामने भी सच्चाई की जीत हुई और अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर। इसलिए जब फरवरी का महीना आएगा हम सबको एक ही काम करना है, झाड़ू पे बटन दबाना है और अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। तैयार हैं आप लोग? अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, केजरीवाल आपके काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटा। अब केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है तो आप पीछे तो नहीं हटोगे, पीछे तो नहीं हट जाओगे, पीछे तो नहीं हटोगे। तो बस आप लोगों से यही एक हमारी गुजारिश है, फरवरी में कहाँ बटन दबाना है, कहाँ बटन दबाना है, कहाँ बटन दबाना है और चौथी बार किसको मुख्यमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।